और जो कृषि की आमदनी है राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनके, जीडीपी का हिस्सा बनके, वो केवल 16-17% रह गई है। तो 60% लोग तो 16-17% के ऊपर निर्भर है। जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है वो 24% के करीब है, और बाकी 58% से ऊपर इस देश की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस देश में, आपको कल्पना है कि 120 करोड़ के देश में कितने, हर बच्चे तो काम नहीं करते, महिलाएं भी कम काम करती हैं। जो लोग काम कर सकते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो केवल 18% लोगों के पास है। 30% लोग वो हैं जो यहां बेरोजगार हैं या कैजुअल लेबर हैं। खेत में काम मिल गया, सड़क पर काम मिल गया तो कर डाला। और जिन्होंने स्वयं अपने काम के माध्यम से अपने हाथों को काम दिया है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो इस देश में 51% लोग हैं। 51% लोग जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन काम करते हैं और अपने हाथों से अपने लिए काम करते हैं। इस 51% में सबसे बड़ा हिस्सा है किसान का, जो खेत में कृषि क्षेत्र में काम करता है। और दूसरे नंबर पर स्थान आता है जिसकी संख्या 4 और 5 करोड़ के बीच में है। सन 98 में जो अंक आए थे तो उसमें 4 करोड़ थी, आज 13 साल हो चुके इसलिए बढ़ गई होगी। वो केवल खुदरा व्यापार में है। जो रिटेल सेक्टर है इस देश का, इसमें 4 और 5 करोड़ के बीच में लोगों का ने स्वयं के लिए रोजगार दिया हुआ है। यह इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र है। आप कई बार कल्पना करेंगे, और हम में से कई किसी को जिनको विदेश जाने का अवसर मिला, ये जो बड़े स्टोर हैं जो आते हैं, आने का जिनका नाम चल रहा है, वॉलमार्ट इत्यादि, दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। आप अगर अमेरिका चले जाएं और न्यूयॉर्क शहर में चले जाएं तो आपको एक भी वॉलमार्ट स्टोर नहीं मिलेगा, शहर के बाहर मिलेगा। तो मैंने हमेशा पूछा, इतनी चर्चा सुनते हैं कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो आपने अपने शहर में क्यों नहीं वॉलमार्ट दिया हुआ, शहर के बाहर क्यों दिया हुआ है? तो उन्होंने कहा, जिस दिन जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री भी होते हैं, महापौर भी होते हैं, वहां का जो ढांचा है, जो मेयर न्यूयॉर्क का होता है, लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल अधिकार सारे उसके पास होते हैं। तो उसने कहा, जिस दिन न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट खुलेगा उस दिन मेयर को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और जहां से आरंभ हुआ, वहां के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर में भी खतरा इस बात का है कि एक स्टोर आएगा तो कितने ऐसे हैं जिनको वहां से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस करेगा और बेरोजगारी होगी। लेकिन इस विरोध का मेरा पहला तर्क यह नहीं है। मेरा पहला तर्क यह है, और जिन लोगों ने हमारे जो वक्तव्य आए हैं पार्टी के, यहां लेख समाचार पत्रों में आए हैं, पढ़े हों, इनमें जो सामान बिकेगा, व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो उपभोक्ता है वो चाहता है कि सबसे सस्ता सामान मिल जाए। और अभी सस्ता सामान बनाने की आपकी अपनी क्षमता नहीं हुई। जो आज का खुदरा व्यापार है, रिटेल ट्रेड है, वो स्थानीय स्थानों से उसको लेता है, थोड़ा बहुत सामान सस्ते देशों से आ जाता है, चाइना वगैरह से। जो इंटरनेशनल चेन्स आती हैं, उनका पहला सिद्धांत होता है जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वहां से अपना सामान लाया जाए, क्योंकि सस्ता वहां से मिलेगा। अमेरिका में जब रिटेल चेन आनी आरंभ हुई और बाहर से सामान आने लग पड़ा, तो उनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र था, उसमें जो रोजगार था अमेरिका में स्वयं 18% कम हो गया। क्योंकि वहां के स्टोर पे जो जूता मिलेगा, जो पतलून मिलेगी, कमीज मिलेगी, और समय आएगा तो अब महिलाओं की साड़ी और सूट भी, रसोई में काम करने का सामान भी,
जो आपके अपने उद्योग होंगे उसका ना होके बाहर के उद्योग का आएगा, जो कि सस्ता वहां मिलता है। तो इसलिए कोई भी आपको अर्थव्यवस्था के अगर पहला सबक सिखा देगा, तो अगर आपको लाना था तो ये लाने से पहले वो 5-6 कदम आप उठाते कि आप अपने देश को एक सस्ता मैन्युफैक्चर करने वाला, जिसको लो कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप पहले वो कदम उठाते कि आपके अपने देश के अंदर सामान कौन सा बिकेगा। अन्यथा स्टोर अमेरिका और यूरोप का होगा, सामान चाइना का होगा, तो क्या भारत की आने वाली पीढ़ी क्या सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल रह जाएगी, या फिर उपभोक्ता रह जाएगी उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो आपने ब्याज की दर 14% और 16% कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक दिया, धीमा कर दिया, मुद्रास्फीति 3 साल में आप नियंत्रित नहीं कर पाए, तेल के ऊपर 52% आप टैक्स लगाते हैं ताकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाए, बिजली की दर आपकी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक है। तो आपकी हर नीति की वजह से इस देश में जो सामान बनता है स्वाभाविक रूप से महंगा होगा। यूरोप अमेरिका से सस्ता होगा, लेकिन जो सस्ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे सस्ता होगा, उनसे महंगा होगा। और आप क्या चाहते हैं कि इस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाए, और उसका जो आपके अपने उद्योग होंगे, दुनिया का सिद्धांत है, जो पहली औद्योगिक क्रांति आई थी तो बड़ी मात्रा में जो कृषि के क्षेत्र में लोग होते हैं वो कृषि के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 60% लोग, 60% लोग कृषि में लगे हैं, और उसकी नेशनल इनकम जीडीपी का हिस्सा 16-17% है। तो कृषि में से जो लोग अधिक लगे हैं, जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, निकल कर जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां कहां मिलती हैं? उद्योग में मिलती हैं। तो इसलिए पहली औद्योगिक क्रांति तो इस देश में हुई नहीं, पिछले कुछ वर्षों से बढ़ना आरंभ हुआ। वहां लोगों को रोजगार देना है कि उस क्षेत्र को हमने समाप्त कर देना है कि अपने देश में भी जो सामान अब बिकेगा वो सारा बाहर से आएगा, इस देश का तो बहुत कम सामान होगा। और केवल यही नहीं, पहले तो इन जो मैं कह रहा हूं ये सारे विषय होंगे, फर्नीचर से लेकर हर चीज। फिलहाल कृषि का सामान बाहर से नहीं आएगा क्योंकि हम कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन इसका भी खतरा याद रहे कि हम कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं, अमेरिका और यूरोप अपने किसान को सब्सिडी ज्यादा देता है। वहां की जो कृषि है, आप कल्पना कीजिए कि कितना पैसा वो अपने किसान को देते होंगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर $400 बिलियन सालाना। $400 बिलियन का अर्थ होता है कि एक दिन में $1 बिलियन से भी ज्यादा, और आज के दर पर $1 बिलियन की कीमत है 5200 करोड़ रुपया। 52 रुपए का डॉलर है, 5200 करोड़ रुपया रोज का अपने किसान को वो सब्सिडी देते हैं। किस लिए देते हैं? तू पैदावार करके गरीब देशों में जितना भेजेगा, एक्सपोर्ट करके तुझे एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे, ताकि उन देशों के किसान का सामान कोई खरीद ना पाए। तू पैदावार ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। कुछ सब्सिडी पर्यावरण के नाम पे दे देंगे, किसकी रक्षा करने के नाम पे, लेकिन अंत में किसान की जेब में पैसा जाएगा। अगर अपने देश के भीतर सामान ज्यादा पैदावार हो रहा है तो तू जमीन को खाली रखेगा, उसके लिए भी तेरी जेब में पैसा देंगे। और जब वो इतनी सब्सिडी देंगे तो मान लीजिए 1 टन पैदावार उनका किसान $70 में करता है और उसको $20 सरकार से मिल जाता है, तो वो तो $60 में भी भेजने को तैयार है भारत में। और अगर हमारा कस्टम ड्यूटी मिलकर भी $60 तक ना पहुंच पाया, जब तक हमने अपने भीतर लाने की कीमत को ज्यादा ना रखा और हमारे किसान को बिजली महंगी, फर्टिलाइजर महंगा, जब यह परिस्थिति आती है तो फिलहाल तो यह खतरा टल जाएगा,
लेकिन आने वाले कल में ये 2वां राउंड जो डब्ल्यूटीओ का चल रहा है, उसमें यह सुझाव है कि हम अपनी कस्टम ड्यूटी भी कम करें, और इस बार लगभग 28% कम करने की चर्चा चल रही है। तो वो कहीं कम होती गई और उनका जो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है वो उससे ज्यादा सस्ता हो गया। तो जो देश के उद्योग का स्थान होगा वो देश की कृषि का भी स्थान होगा। इस सब पहलुओं पे चर्चा हुई क्या? और फिर आइए उन लोगों पर जो मैंने कहा 4 से 5 करोड़ लोग, 4 से 5 करोड़ लोगों का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये 4 से 5 करोड़ परिवार हैं। जनसंख्या ले ली जाए तो लगभग 20 करोड़ लोग होंगे। हर 6 में से एक व्यक्ति इस देश का गांव गांव में है, छोटे शहरों में है, जहां रोजगार के साधन नहीं। देश के कितने जिलों में हम लोग जाते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूं कि यहां उद्योग हैं, तो कितने जिलों में उत्तर मिलता है यहां पूरे जिले में एक भी उद्योग नहीं है। और इस परिस्थिति में जब इस खुदरा व्यापार से आज बंगाल के अंदर इसको लेकर हाहाकार हुई और जो ममता जी ने भी इतना शोर मचाया और इसका विरोध किया, पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक योगदान इन लोगों का है। वहां बड़े उद्योग तो सारे बाहर निकल चुके हैं। इसका तीसरा असर यह पड़ता है, ये जो उपभोक्ताओं का जिक्र किया जाता है, तो इसका तीसरा असर यह पड़ता है, बिखरे हुए बाजार में हमेशा उपभोक्ता का हित होता है। जहां 50 दुकानें हैं वहां उपभोक्ता का हित है।